सोचिए जरा, अगर आज इसी वक्त एक न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध शुरू हो जाए तो हमारा और आपका क्या होगा। जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर यह आफत आई थी ना, तब दुनिया के पास सिर्फ 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे, बस 2। और आज करीब 12,500 ऐसे हथियार मौजूद हैं और हर एक पहले वाले से 80 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सच में न्यूक्लियर वॉर होता है तो उसकी तबाही कितनी भयानक होगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके बाद आने वाली न्यूक्लियर विंटर से इंसानियत बच पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम 4 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, इन बॉम्ब्स की खोज से लेकर विनाश तक का ऐतिहासिक सफर। दूसरा, परमाणु हमले का तुरंत प्रहार। तीसरा, न्यूक्लियर विंटर का डरावना सच। और चौथा, क्या हम ऐसी स्थिति में जिंदा रह पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पड़ाव की, खोज से विनाश तक, एक वैज्ञानिक डोमिनो इफेक्ट। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर इन भयानक हथियारों की शुरुआत ना एक के बाद एक हुए अजीबो-गरीब इत्तेफाकों या एक्सीडेंट से हुई थी। 1895 में जर्मनी में रोंटेंजन साहब ने एक ट्यूब को काले गत्ते में लपेट कर एक एक्सपेरिमेंट किया और अचानक एक्सरे की खोज हो गई। फिर पेरिस में बेकरल ने धूप न निकलने पर अपनी यूरेनियम की पुड़िया एक अंधेरी ड्रॉज में छोड़ दी थी और वहां अनजाने में उन्हें रेडियो एक्टिविटी मिल गई। और हाँ, मरी क्यूरी को तो हम सब जानते हैं। उन्होंने पोलोनियम और रेडियम ढूंढ निकाले, पर उन्हें रेडिएशन के डरावने खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये सारी कड़ियां ना एक दूसरे से ऐसे ही जुड़ती चली गईं। फिर आया 1905, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सबसे मशहूर इक्वेशन दुनिया को दी, E=mc²। इसका सीधा सा मतलब ये था कि बहुत ही थोड़े से मास को एक विशाल बेइंतहा ऊर्जा यानी एनर्जी में बदला जा सकता है। पर एक प्रॉब्लम थी, एटम के न्यूक्लियस से ये एनर्जी आखिर निकाले कैसे। इस ताले की चाबी मिली 1932 में, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को ढूंढ निकाला। न्यूट्रॉन एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल था जो सीधे न्यूक्लियस के अंदर घुसकर उसे आसानी से तोड़ सकता था, और बस यही वो रास्ता था जिसने आइंस्टाइन की इक्वेशन में छुपी उस भयानक ऊर्जा को बाहर निकालने का तरीका दे दिया। लेकिन जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो वैज्ञानिकों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। एडवर्ड टेलर और हैंस बेथे नाम के वैज्ञानिकों ने कुछ कैलकुलेशंस की। उन्हें डर था कि बॉम्ब फटने से जो अत्यधिक गर्मी पैदा होगी, कहीं उससे हमारे वातावरण की नाइट्रोजन में ही आग न लग जाए। अगर ऐसा होता तो पूरी धरती सेकंड्स में एक आग का गोला बन जाती। हालांकि बाद में बेथे की कैलकुलेशंस ने बताया कि ऐसा होने के चांस लगभग 0 हैं। फिर भी जरा सोचिए, ट्रिनिटी टेस्ट से ठीक एक रात पहले रात के 2 बजे ओपेनहाइमर बाहर घूम घूम कर यही सोच रहे थे कि अगर कैलकुलेशंस थोड़ी भी गलत हुई तो कल क्या होगा। उन्होंने एक सच में ग्लोबल रिस्क लेने का फैसला किया था। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, परमाणु हमले का प्रहार यानी तुरंत आने वाला विनाश। अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर जब आक्रमण हुआ तो जो डर एक क्लोज्ड लैब में था, उसने हकीकत का भयानक रूप ले लिया। वहां सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि एक फायर स्टॉर्म यानी आग का तूफान पैदा हो गया था। असल में होता यह है कि बॉम्ब फटने पर अत्यधिक गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से ठंडी हवा भयंकर तेजी से अंदर आती है। यह पूरा प्रोसेस एक जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। आसपास की हर चीज, हर इंसान इस वैक्यूम की वजह से सीधे आग के अंदर खींच लिया जाता है। वहां से भागना तो दूर की बात है। वक्त के साथ तकनीक और आगे बढ़ी और फिर आ गए हाइड्रोजन बॉम्ब्स। दोनों सुपर पावर्स के पास इतने हथियार इकट्ठे हो गए कि एक नई और थोड़ी अजीब ऐतिहासिक थियरी बनाई गई, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी दोनों ही पक्षों का खत्म होना बिल्कुल तय है। यहां सबसे डरावनी बात जो है वो है सोवियत यूनियन का डेड हैंड या पेरीमीटर सिस्टम। ये एक कंप्लीटली ऑटोमेटेड रिटेलिएशन सिस्टम है। अगर कभी देश पर न्यूक्लियर अटैक होता है और सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, तो ये सिस्टम जगह जगह लगे साइज्मिक और रेडिएशन सेंसर्स के जरिए उस अटैक को खुद डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद बिना किसी इंसानी आदेश के बचे हुए सारे हथियार दुश्मन पर दाग देगा। बिल्कुल एक ऑटोमेटेड आखिरी बदला। यहां से हम तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर विंटर का सच, एक बहुत लंबी और भयानक तबाही। देखिए, धमाके में होने वाली मौत तो सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा शांति होने के बाद शुरू होता है। आपको पता है ना, जैसे एक एस्ट्रॉयड की उड़ी हुई धूल में डायनासॉर्स को खत्म कर दिया था।
उसी आधार पर 1983 में कार्ल सेगन और उनकी टीम ने एक स्टडी की जिसे टी-टैप स्टडी कहते हैं। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि अगर दुनिया भर में सिर्फ 5000 बम फट जाएं तो उन जलते हुए शहरों से 1 अरब टन काला धुआं और धूल एटमॉस्फेयर में 15 किलोमीटर ऊपर चली जाएगी। ये ऊंचाई बारिश के बादलों से भी ऊपर होती है, इसलिए इसे बारिश से धोया नहीं जा सकता। ये एक जहरीला काला बादल बनेगा जो पूरी धरती को घेर लेगा और आने वाले कई दशकों तक सूरज की 70 से 90% रोशनी को जमीन तक आने ही नहीं देगा। तो इसका अंजाम क्या निकल कर आएगा? ये एक बिंदु ध्यान से सुनिए, -25 डिग्री सेल्सियस। सूरज की रोशनी न आने के कारण हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर गिरकर अचानक -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे खाने पर। खेत में खड़ी फसलें बिना धूप के और बिना फोटोसिंथेसिस के कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह दम तोड़ देंगी। इसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया में एक ही साथ कृषि और खेती का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अगर हम एक धमाके के तुरंत होने वाले असर की तुलना लंबे समय तक चलने वाली न्यूक्लियर विंटर से करें तो असली डर समझ में आता है। धमाके के वक्त जो ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है वो पूरी दुनिया के पावर ग्रिड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा के लिए फ्राई कर देगी, जिसका नतीजा क्या होगा? सप्लाई चेन्स पूरी तरह फ्रीज हो जाएंगी, बिजली नहीं होगी, फ्यूल पंप्स बंद पड़ जाएंगे, फ्यूल ट्रक्स रुक जाएंगे और किसी भी तरह की पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स नहीं बचेगी। तुरंत धमाके में जितने लोग मरेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा लोग बाद में भूखमरी, ठंड, रेडियो एक्टिव जहरीले पानी और दवाइयों की कमी की वजह से मारे जाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सब तो तब होगा ना जब अमेरिका और रशिया आपस में भिड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2006 में ए रॉबॉक नामक वैज्ञानिक की स्टडी ने कुछ और ही बताया। इस स्टडी के मुताबिक अगर सिर्फ साउथ एशिया में यानी मान लीजिए भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच एक भौगोलिक रूप से सीमित न्यूक्लियर युद्ध भी हो जाए, तब भी उतना धुआं और धूल जरूर पैदा होगी जो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल न्यूक्लियर विंटर में ढकेलने के लिए काफी है। मतलब खतरा हम सब पर बराबर है। तो इस आफत के बाद आते हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर। क्या ऐसी स्थिति में इंसानियत बचेगी? बचाव और तैयारियां क्या हो सकती हैं? क्या इस भयंकर तबाही के बाद सच्ची में कोई उम्मीद बचती है? इंसान अगर चाहे तो विज्ञान की मदद से जिंदा रहने के रास्ते निकाल ही सकता है। जैसे सूरज की रोशनी न होने पर फूड चेन को बचाए रखने के लिए अंडरग्राउंड वर्टिकल फार्मिंग का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही क्यूबा ने 1990 में एक मॉडल अपनाया था जहां उन्होंने स्पिरुलिना एल्गी यानी एक तरह की काई की खेती की थी। इसे उगाने में बहुत कम रोशनी लगती है और ये प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होती है। ईएमपी से पावर ग्रिड्स को बचाने के लिए हमें अभी से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फैराडे केजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हाँ, रेडियो एक्टिव फॉलआउट के असर से लोगों को बचाने के लिए देशों को भारी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों के स्टॉकपाइल्स बनाने होंगे। अगर हम थोड़ा भारत के संदर्भ में बात करें तो कुछ खाल भौगोलिक क्षेत्र इस स्थिति में सेफ जोन्स का काम कर सकते हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट का इलाका और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की पहाड़ियां। इन जगहों को लोगों को शेल्टर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ अंडरग्राउंड बंकर्स और पहले से तैयार किए गए इमरजेंसी सिस्टम्स एक बहुत बड़ी आबादी को बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं, पर शर्त यही है कि रेडिएशन सिकनेस से निपटने की पूरी तैयारी पहले से हो। देखिए, आखिर में हमें एक अटल सच्चाई माननी ही पड़ेगी। एक परमाणु युद्ध में सबको हराया तो जा सकता है, लेकिन कोई भी उस युद्ध को जीत नहीं सकता। जो देश पहला हमला करेगा वो भी आने वाली न्यूक्लियर विंटर में खुद को बचाने के लिए बिल्कुल उतना ही मजबूर होगा। इस आफत के बाद जिंदा रहने के लिए किसी भी देश की मिलिट्री पावर से ज्यादा वहां की पब्लिक एजुकेशन, सिविल डिफेंस शेल्टर्स और सामुदायिक तैयारियां काम आएंगी। तो इस ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक चर्चा को हम एक विचार के साथ यहीं समाप्त करते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, अगर हमारे जिंदा रहने की आखिरी कीमत जमीन के नीचे अंधेरे बंकर्स में रहकर काई या एल्गी खाना है, तो क्या एक समाज के रूप में इंसानियत के पास इतनी समझदारी होगी कि वो इस पहले धमाके को कभी होने ही ना दे? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और दिलचस्प चर्चा में।